नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी हैं और अब शुरुआत करेंगे हमारे शो एजेंडा फुल एंड फाइनल की। हम इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। और आज की पहली बड़ी खबर है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। अब पाकिस्तान के रास्ते पर बांग्लादेश जानेंगे यूनुस को धर्मनिरपेक्षता से नफरत क्यों। दूसरी बड़ी खबर गाजा में युद्ध विराम के प्लान से जुड़ी हुई है। आखिर बंधकों की रिहाई का फॉर्मूला क्या है। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने अब सीएम मातोश्री की तुलना हिरनी से की है, जिससे नया सियासी विवाद खड़ा हो गया। इसके साथ ही हम आपको अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स की वॉक से जुड़ी खबर भी दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश की साजिश पर बड़ा खुलासा हम करेंगे, लेकिन इससे पहले यूपी के रायबरेली से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के रायबरेली में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। कार सवार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक पर सवार बाइक सड़क पर कुचलने की उसे कोशिश की गई है। ये देख सकते हैं आप, पूरा वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं बाइक को टक्कर मारने के बाद वो शख्स वापस कार को लेकर आता है। कार की गेट खुली है, स्पीड भी बहुत ज्यादा है। लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कार लेकर वहां से फरार हो गया। ये देखिए, ये पूरा वीडियो बेहद खौफनाक वीडियो है। ये हिट एंड रन का मामला सामने आया है रायबरेली का। ये वीडियो बताया जा रहा है जहां इस पूरे हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है। दरअसल बाइक सवार को सड़क पर कुचलने की कोशिश की गई एक तेज रफ्तार कार की ओर से, और कार का ड्राइवर, ये देखिए, यही वो कार है जिसकी अब दूसरी सीट के साइड अगर आप देखेंगे तो उसका गेट भी खुला हुआ है और कार की स्पीड बहुत ज्यादा है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत कार सवार सड़क पर इसी तरीके से उत्पात मचाता रहा। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, एक घायल भी बताया जा रहा है। बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश अब कट्टरपंथ के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जमात प्रेमी यूनुस अब बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बांग्लादेश की आर्मी के उप सेना प्रमुख को पाकिस्तान भी भेजा। इस्लामाबाद में आर्मी चीफ मुनीर और बांग्लादेश के जनरल ने सैन्य साझेदारी बढ़ाने के संकेत दिए, तो इधर भारत की बॉर्डर पर बाड़बंदी की वजह से बांग्लादेश विवाद बढ़ रहा है। बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स और बीएसएफ के बीच तनातनी जारी है। वहीं बांग्लादेश में कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म को बैन करके भी यूनुस सरकार ने भारत विरोधी मानसिकता को और मजबूत किया है। तो वहीं बांग्लादेश सरकार अब चीन के साथ भी नजदीकियां बढ़ा रही है। यूनुस एजेंडे के तहत जिनपिंग के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और चीन से मदद मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान और चीन प्रेमी यूनुस ने अब बांग्लादेश में कट्टरपंथ की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। शायद मोहम्मद यूनुस अब इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश बनाने के एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के संविधान सुधार आयोग ने मोहम्मद यूनुस को रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को हटाने की सिफारिश की है। और साथ ही बांग्लादेश के संविधान से और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे मूल्यों को हटाया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता हटाने के मायने बांग्लादेश में अब कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होंगी। जमात प्रेमी यूनुस का कट्टरपंथी एजेंडा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कटौती। ये भी एक सवाल है। अब आतंकी फैक्ट्री बनेगा बांग्लादेश। पाकिस्तान की राह पर यूनुस का मुल्क जाता दिख रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सैन्य साझेदारी से जुड़ी बड़ी खबर क्या है, वो आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश के उप सेना प्रमुख का पाकिस्तान दौरा। आर्मी चीफ मुनीर से कई मुद्दों पर चर्चा, सैन्य साझेदारी बढ़ाएंगे पाकिस्तान बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने पाक आर्मी की तारीफ की है। और साथ ही आतंकी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में बढ़ती सैन्य साझेदारी भारत की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। बांग्लादेश के उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कमर उल हसन ने पाकिस्तान दौरे पर सैन्य गठजोड़ बढ़ाने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मजबूत रक्षा संबंधों पर जोर दिया। स्थायी सैन्य साझेदारी का मसौदा भी तैयार किया गया, तो बाहरी प्रभावों का असर भी दोनों मुल्कों के संबंधों पर नहीं होने देने का कमिटमेंट किया गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अब डिफेंस डील की तरफ कदम बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। यूनुस का पाकिस्तान प्लान क्या है? उप सेना प्रमुख बांग्लादेश भेजा और इस्लामाबाद में भारत विरोधी साजिश भी रची जा रही है। क्या तीसरा फ्रंट खोलने का ये षड्यंत्र है? क्या बांग्लादेश में बनेंगे आतंकी कैंप?
मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अब भी कोई प्रश्न या आशंका बची है कि बांग्लादेश किस रास्ते पर जा रहा है? पाकिस्तान और चीन के हाथों में खेल रहा है और नया टेरर स्टेट बनाने की तैयारी है बांग्लादेश को? बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा बांग्लादेश अभी जिस राह पर जा रहा है उससे तो आप मिनी पाकिस्तान कह ही सकते हैं। यानी जहां से वो शुरू हुआ था वहीं फिर जाकर मिलने की तैयारी भी है। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये बहुत ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है कि बांग्लादेश की आवाम ऐसा नहीं चाहती है। एक मेजॉरिटी आवाम ये जान रही है कि ये सब कुछ अभी मोहम्मद यूनुस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम संख्या में, मुश्किल से 10-15% ऐसे कट्टरपंथी ताकत है जो कि ऐसा सोचते हैं और उनको साथ में लाने की कोशिश है मोहम्मद यूनुस की, क्योंकि वो एक सिलेक्टेड सरकार है और उनको एक एजेंडा मिला है। उनकी सैलरी इसी बात से तय हो रही है कि वो किस तरीके से पाकिस्तान की राह पर लेकर बांग्लादेश को चलेंगे, सत्ता में बने रहेंगे, भारत विरोधी एजेंडा को जारी रखेंगे। और लेकिन अब जबकि बहुत जल्दी ये सब कुछ मतलब इस पर लगाम लग सकती है। मसलन राष्ट्रपति ट्रंप ओथ लेने के बाद उन्होंने 5 फरवरी को बीएनपी पार्टी के सीनियर लीडरशिप को बुलाया है। इसके अलावा बीएनपी और शेख हसीना की पार्टी में अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है और इन सबसे बढ़कर एक बड़ी आबादी बांग्लादेश की मांग कर रही है कि हमें सिलेक्टेड सरकार नहीं चाहिए, हमें इलेक्टेड सरकार चाहिए। तो चाहकर भी बांग्लादेश से बहुत आगे आत्मघाती कदम नहीं उठा पाएगा। वो इसलिए क्योंकि कुल मिलाकर अभी जो बांग्लादेश का रवैया है वो दक्षिण एशिया की राजनीति में एक ग्रहण जैसा है। जी बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो देखिए, बांग्लादेश क्या भारत विरोधी साजिश रच रहा है, इससे जुड़ी कई जानकारी सामने आई। और अगली खबर है पाकिस्तान से, जहां कश्मीर में पीएम मोदी के विकास की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में भारत की तारीफ हुई है। कश्मीर में विकास को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार की तारीफ। कमर शीमा ने कहा है कि पीएम मोदी कश्मीरियों का दिल जीत रहे हैं, कश्मीर में बहुत विकास हो रहा है। कमर शीमा ने सोनमर्ग टनल की भी तारीफ की है। और गाजा में युद्ध विराम का ऐलान। गाजा में 15 महीने से चल रहा युद्ध खत्म हुआ। इजरायल और हमास के बीच बनी सहमति। हमास जल्द करेगा बंधकों की रिहाई। 19 जनवरी से सीज फायर लागू होगा। सीज फायर के ऐलान के बाद गाजा में जश्न। और वहीं इजरायल और हमास के बीच 15 महीने से चला आ रहा युद्ध का अंत होने जा रहा है। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर के सहमति बन गई है। सीज फायर के ऐलान के बाद गाजा और यमन में जश्न का माहौल है। वहीं फिलिस्तीनी लोगों ने गाजा में जमकर जश्न मनाया है। अमेरिका समेत कई देशों ने सीज फायर का स्वागत किया है। देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 महीनों के बाद ये युद्ध खत्म होने जा रहा है और इस बात की खुशी लोगों के बीच देखने को मिल रही है। लोगों ने जश्न मनाया है। गाजा में जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। और गाजा में सीज फायर पर कैसे बनी बात, जरा कुछ अहम बिंदुओं पर गौर करते हैं बिग बॉल के माध्यम से। कतर, मिस्र और अमेरिका ने इजरायल हमास के बीच मध्यस्थता कराई, बातचीत कराई और कतर में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी, जिसका अब ऐलान कर दिया गया है। इजरायल की तरफ से मोसाद चीफ, शिन बेट चीफ शामिल हुए थे और इस वार्ता में हिस्सा लिया था ट्रंप के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और बाइडेन के प्रतिनिधि ब्रेट मैकगर्ग भी मौजूद रहे थे। यानी दोनों नेताओं के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद थे। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर कई फेज में होगा, कई चरणों में होगा। पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। यह बड़ी एक तरीके से उपलब्धि होगी क्योंकि बंधकों की रिहाई को लेकर ही डेडलॉक फंसा हुआ था और इसके बदले इजरायल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ से लोग छोड़े जाएंगे। इजरायल ने गाजा मिस्र बॉर्डर से सैनिकों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है और सेंट्रल गाजा में मौजूद सैनिकों को वापस बुलाएगा इजरायल। यह भी इजरायल ने सहमति जताई है युद्ध विराम के लिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद यह युद्ध शुरू हुआ था और यह युद्ध चलता ही जा रहा था। इजरायल हमास युद्ध में अब तक हजारों की जान जा चुकी है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। और सीज फायर के ऐलान के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि गाजा में सीज फायर से बहुत खुशी हुई है। जो बाइडेन ने कहा जल्द इस युद्ध का अस्थायी अंत होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि गाजा में युद्ध विराम से समझौता हो गया है। वहीं टर्की, जॉर्डन ने गाजा युद्ध विराम का स्वागत किया है। युद्ध विराम के बाद राजनीतिक समाधान जरूर होगा। तो देखिए, जो बाइडेन ने क्या कहा ये आपने सुना और इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष,
सवाल जब पूछा गया जो बाइडेन से युद्ध विराम को लेकर, सीज फायर को लेकर, तो वो उससे नाराज नजर आए और उन्होंने बोला क्या ये कोई मजाक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। देखिए, एक बात तो तय है कि यही एकमात्र मुद्दा है जहां पर बाइडेन और ट्रंप दोनों एकमत थे कि हमास बंधकों की रिहाई करे। काश हमास ने पहले बंधकों को रिहा किया होता तो हजारों लोगों की शायद जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप कह सकते हैं कुल मिलाकर 96 घंटे और बचे हैं बाइडेन के पास, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद वो नहीं रहेंगे। तो रिटायरमेंट गिफ्ट हो सकता है कि उन्हें मिला है। हाँ, किसको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए तो जाहिर है इन्होंने कहा कि क्या ये जोक है। मुझे लगता है ये सीज फायर ही अपने आप में एक जोक सा बन जाएगा, क्योंकि एक बार ट्रंप जब गद्दी पर बैठेंगे, कुछ बंधक रिहा हो जाएंगे, उसके बाद ये सीज फायर कितना इफेक्टिव होगा मुझे नहीं पता। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आप देखें जिस तरह से हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हुआ, उसके बाद भी बीच बीच में सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं सामने आती है। गाजा से इजरायली सैनिक हटने वाले नहीं है, बस वो अभी बमबारी नहीं करेंगे। तब तक बमबारी नहीं करेंगे जब तक कि सारे बंधक न छूट जाए। तो इसीलिए इजराइल का मिशन जारी रहेगा। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में इजराइल सबसे पावरफुल कंट्री है और इस बात को अब पूरी दुनिया भी समझती है। और मुझे लगता है कि अगर हमास इस गलफत में जश्न मना रहा है कि अब इजराइल हार गया, तो ये खुद ही अपने आप में एक जोक है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए पूरा रिएक्शन हमने आपको बताया कि जो बाइडेन युद्ध विराम के मुद्दे पर क्या सोचते हैं। और सीज फायर के ऐलान के बीच आईडीएफ की स्ट्राइक, इजरायली सेना ने गाजा में हमला किया। गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला, बारूदी बौछार से हमास को भारी नुकसान का दावा है। भारत को रक्षा क्षेत्र में एक और कामयाबी मिली, ये खबर हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर गाजा की है। गाजा में हमला किया है, इजरायली सेना ने ये हमले किए हैं जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर ये जबरदस्त हमले हुए, बारूदी बौछार, एक तरफ सीज फायर, दूसरी तरफ हमले लगातार जारी हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर है, भारत को रक्षा क्षेत्र में एक और कामयाबी मिली है। भारतीय नेवी ने ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। अंडमान निकोबार में मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ है। लंबी दूरी के टारगेट को सटीकता से तबाह किया। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान ने दी जानकारी। आगे बढ़ते, दिल्ली की कालका जी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री आतिशी की तुलना हिरणी से की है। उनके विवादित बयान को अब आम आदमी पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गालीबाज नेता रमेश बिधूड़ी ने फिर अपनी महिला विरोधी सोच दिखाई, तो जूते बांटने वाले विवाद पर भी एक्शन हुआ है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर वाल्मीकि मंदिर में जूते बांटने का आरोप है। इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्शन लिया है। तो बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी पर आतिशी पर फिर से विवादित बयान देने का आरोप है। दिल्ली चुनाव में मुद्दा बना हिरणी विवाद। आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं सवाल, महिला विरोधी है बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने कहा, रमेश बिधूड़ी ने कहा हिरणी के जैसे घूम रही हैं आतिशी। तो इस बयान को लेकर के अब एक बार फिर से रमेश बिधूड़ी विवादों में आ गए हैं। तो आतिशी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। ये एक महिला मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा यूज कर सकते हैं, तो आम महिला के प्रति इनका क्या ख्यालात होंगे, इनका क्या व्यवहार होगा। अगर ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएं रमेश बिधूड़ी जैसे, तो सोचिए आपकी बहुओं को, आपकी बेटियों को क्या क्या आप शब्द बोलेंगे। और रमेश बिधूड़ी के बिगड़े बोल, दिल्ली चुनाव में किसे इसका होगा फायदा। जी हां, 10 दिन में 3 विवादित बयान बिधूड़ी के आए हैं। हिरनी जैसी घूम रही हैं आतिशी, ये बयान दिया उन्होंने। आतिशी ने अपना बाप बदला, ये भी विवादित बयान सामने आया उनका। और प्रियंका के गाल जैसे बनाएंगे सड़कें, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी थी। हमने तस्वीरें देखी थी। प्रियंका वाले बयान पर माफी मांगी थी बिधूड़ी ने।
और वहीं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। प्रवेश वर्मा पर जूते बांटने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बस फिर क्या था, आम आदमी पार्टी को बैठे बिठाए बीजेपी के खिलाफ एक और मुद्दा मिल गया। ये जो जूता बांटने आ रहे हैं, इनको जूता लेके दौड़ा लेना। आपके पास तो वैसे ही झाड़ू है। ये जो जूता बांटने आ रहे हैं, इनको जूता लेके दौड़ा लेना। आपके पास तो वैसे ही झाड़ू है। लखनऊ की रहने वाली प्रियंका शर्मा की थाईलैंड में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बीती रात उनका शव लखनऊ पहुंचा। मृतका के पिता ने प्रियंका के पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और फिर से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। प्रियंका की मौत थाईलैंड के एक होटल के बाथटब में डूबने से हुई, तो वहीं प्रियंका के परिवार वाले इस मामले को लेकर पीजीआई थाने में तहरीर देने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। लखनऊ की रहने वाली प्रियंका शर्मा के परिवार का आरोप है कि उनकी मौत से पहले पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। प्रियंका के परिवार का मानना है कि ये एक हत्या हो सकती है और जांच की जरूरत है। परिवार वालों ने कहा कि प्रियंका के पति और बच्चे के साथ थाईलैंड जाने से पहले प्रियंका ने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया था। अब तो हम तो संदेह व्यक्त करते हैं, सामने आ जाएगा जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा सामने आ जाएगा। अब हमें तो क्लीन चिट अब तो यहाँ हो जाने दीजिए, तो क्लीन चिट वहाँ मिला थी, यहाँ मिला। तो सबसे पहला झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा है वो ये कि मैं अपनी पत्नी को थाईलैंड घुमाने ले गया था मारने के लिए। अगर मुझे अपनी पत्नी की हत्या करनी होगी तो मैं उसको पटाया किसी दूसरे देश में ले जा करके भला क्यों मारूंगा? और कोई भी पति अपनी 3 साल के बच्चे की माँ की हत्या क्यों करेगा? थाईलैंड में मिला प्रियंका शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और अब लखनऊ में तफ्तीश चल रही है। ऐसे में प्रियंका शर्मा की रहस्यमयी मौत का राज भी समझ लीजिए। बाथटब में मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। 7 साल पहले दोनों की लव मैरिज हुई थी। पति पत्नी में विवाद होने के बाद समझौता भी हुआ था, तो प्रियंका शर्मा के परिजनों ने उसे जहरीली दवा देने का भी शक जताया है। पति पर आरोप लगा है कि घुमाने के बहाने ले गया था पति। आशीष पारिवारिक बताया जा रहा है कि कई कारण जो है परिवार के लोग बता रहे हैं कि आरोप है अक्सर वो पिटाई भी करता था और 3 साल पहले पति पर एफआईआर दर्ज हुई थी। प्रियंका के पिता ने हत्या का केस दर्ज करवाया है और पुलिस की दलील क्या है? एक पोस्टमार्टम थाईलैंड में हुआ है, दूसरा अब लखनऊ में हो रहा है। पिता को शक है कि नशीला पदार्थ दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा संभव। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस में करेंगी वॉक। 12 साल बाद अंतरिक्ष में वॉक करेंगी सुनीता, और सुनीता के साथ निक हेग भी स्पेस में वॉक करेंगे। स्पेस वॉक से पहले दोनों की स्वास्थ्य की जांच हुई और स्पेस वॉक 6.5 घंटे लंबी होगी। शाम 6:30 बजे स्पेस वॉक करेंगी सुनीता। 23 जनवरी को भी दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करेंगे। चलिए और अब आपको बताते हैं कि सुनीता की स्पेस वॉक की पूरी प्रक्रिया क्या है। सुनीता विलियम्स और निक हेग ISS से बाहर निकलेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलेंगे। सुनीता स्पेस वॉक के दौरान बिना निशान वाला सूट पहनेंगी और मिशन का नेतृत्व करने वाले निक लाल स्ट्रिप वाला सूट पहनेंगे। उनके सूट का ये कलर होगा। सुनीता और निक हेग आज और 23 जनवरी को वॉक करेंगे। नासा ने स्पेस वॉक को यूएस स्पेस वॉक 91 और 92 नाम दिया है और NICER एक्सरे टेलीस्कोप के लाइट फिल्टर का निरीक्षण करेंगे। न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर एक्सरे टेलीस्कोप की मरम्मत भी करेंगे स्पेस वॉक के दौरान। NICER एक्सरे टेलीस्कोप सौर मंडल का अध्ययन करता है। दोनों एस्ट्रोनॉट डॉकिंग अडेप्टर में रिफ्लेक्टर डिवाइस को बदलेंगे। अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेस पॉइंट्स की भी दोनों जांच करेंगे। स्पेस वॉक नासा के अंतरिक्ष प्रोग्राम का हिस्सा है और इसे ये दोनों अंजाम देंगे। और अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ में आस्था के रंग। 10 देशों के अंतर्राष्ट्रीय टीम के सदस्यों का प्रयागराज पहुंचने पर स्वागत किया गया है। तो त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की तस्वीरें भी बहुत शानदार हैं। भजनों के साथ शानदार प्रस्तुति भी श्रद्धालुओं के लिए खास अनुभूति वाली रही। तो बाबा का कांटों वाला बिस्तर भी चर्चा में है। बाबा इन कांटों पर लेटकर वर्षों से साधना करने में जुटे हैं।
और महाकुंभ में आईआईटी बाबा को लेकर काफी चर्चा है। इंजीनियरिंग छोड़कर बाबा बन गए और लाखों की नौकरी छोड़कर सन्यासी बने। आईआईटी बाबा का नाम अभय सिंह है। अभय सिंह एरोस्पेस इंजीनियरिंग छोड़कर सन्यासी बन गए। टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन ने आईआईटी बाबा से बात की। कहते हैं कुंभ ज्ञान का घड़ा है और वहाँ अमृत की बूंदें कई तरह से हैं। कुछ ऐसी बूंदें हैं जिनके बारे में आपको सोच के भी हैरानी होगी। हमारे साथ ऐसे ही एक बाबा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बाबा, अचानक आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिरकार आप क्यों बाबा बने। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं। नाम तो मेरा अभय सिंह है और हरियाणा से जन्म स्थान है मेरा, हरियाणा झज्जर। उसके बाद क्या पढ़ाई वगैरह के बारे में बात करनी है। हाँ, तो 12th तक जैसे मैंने स्कूलिंग वहाँ पे की झज्जर के अंदर ही। उसके बाद आईआईटी के बारे में पता चला तो उसकी प्रिपरेशन की। फिर आईआईटी बॉम्बे में गए एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। फिर वहाँ पे शिफ्ट हुआ थोड़ा कि नहीं ये जवाब नहीं है, ये नहीं करना है लाइफ में। तो फिर वो क्रिएटिव साइड शिफ्ट हुआ फोकस। तो उसमें फिर वो मास्टर्स किया डिज़ाइन के अंदर, ऑल ऑफ दी लाइक फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन, इन सब के अंदर। फिर उसके अंदर काम किया, बट उसके अंदर भी समझ में आया यार नहीं यार, लाइक ठीक है मज़ा आता है बट एक लिमिट के बाद ही मज़ा नहीं आता है। वो जॉब बन जाता है, लाइक वो वैसी चीज़ बन गई जो नहीं चाहते थे तुम बनना। क्योंकि वही चीज़ बनाना चाहते तो तुम ये उसमें ही कर लेते ना, आईआईटी के बाद ही जॉब कर लेते पैसे तो बहुत मिलते उसके अंदर ही वही। तो तुम वैसी चीज़ ढूंढ रहे थे जो बिना पैसे के तुमको वही खुशी दे, बट वो नहीं मिली वही।